हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जॉनटेक ऑनलाइन क्लासेस प्लेटफॉर्म जॉनटेक डिजिटल। इस वीडियो में जो हम सब्जेक्ट स्टार्ट करने वाले हैं, दैट सब्जेक्ट इज द फ्लूइड मैकेनिक्स। फ्लूइड मैकेनिक्स हम स्टार्ट करेंगे फॉर द डिप्लोमा स्टूडेंट्स। डिप्लोमा स्टूडेंट्स के लिए फ्लूइड मैकेनिक्स और बीटेक स्टूडेंट्स के लिए फ्लूइड मैकेनिक्स में क्या अंतर होता है। लोग बाग इनको एक बोल के पढ़ाते हैं, लेकिन दोनों में बहुत अंतर होता है। अंतर का मतलब पहला अंतर तो है कि लेवल का अंतर। बीटेक स्टूडेंट्स के लिए लेवल थोड़ा ज़्यादा होता है, डिप्लोमा स्टूडेंट्स के लिए लेवल थोड़ा कम होता है। एग्ज़ाम जिस बिहाव से जिस बे से एग्ज़ाम पूछा जाता है, उस बे से पढ़ाने की हम कोशिश करते हैं। डिप्लोमा स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा लेवल क्या होगा, ज़्यादा होगा, और डिप्लोमा स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा लेवल कम होता है और बीटेक स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा लेवल ज़्यादा होता है। फ्लूइड मैकेनिक्स की यदि हम बात करें कि चाहे वो बीटेक के लिए हो चाहे डिप्लोमा के लिए हो, फ्लूइड मैकेनिक्स को हम दो भागों में बांटते हैं, दो पार्ट में हम बांटते हैं, फॉर द मैकेनिकल इंजीनियर्स और सिविल इंजीनियर्स। किसके लिए? मैकेनिकल इंजीनियर के लिए, सिविल इंजीनियर के लिए। मैकेनिकल इंजीनियर के लिए ये क्या क्या होता है और सिविल इंजीनियर के लिए किस किस पार्ट में हम पढ़ते हैं। फ्लूइड मैकेनिक्स का मतलब होता है बेसिक फ्लूइड मैकेनिक्स FM प्लस OCF प्लस HM, दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ फ्लूइड मैकेनिक्स। ये हमारे पास पार्ट होता है सिविल इंजीनियरिंग का, और मैकेनिकल इंजीनियरिंग का पार्ट होता है FM प्लस HM, हाइड्रोलिक मशीनरी। इसको हम पढ़ते हैं। बीटेक स्टूडेंट्स के लिए लेवल थोड़ा ज़्यादा होता है, डिप्लोमा स्टूडेंट्स के लिए लेवल कम होता है। दूसरा अंतर क्या है? फॉर द डिप्लोमा स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पर मीडियम हिंदी होता है। डिप्लोमा स्टूडेंट्स के लिए मीडियम क्या होगा? हिंदी मीडियम होगा, कि हिंदी में हम इसको पढ़ेंगे। टेक्निकल वर्ड्स तो अंग्रेजी में ही रखेंगे, मतलब टेक्निकल वर्ड्स तो स्टूडेंट्स को भी बड़ी परेशानी होती है टेक्निकल वर्ड्स को हिंदी में बोले तो भी। तो हमारा पास यहाँ पर जो मीडियम होगा वो होगा हिंदी, और हिंदी भी हम इसको नहीं बोले, मैं बोलूँ हिंदी प्लस इंग्लिश मीडियम होगा, जिससे हम आसानी से समझ पाएँ इनको। ये इस तरह से हम फ्लूइड मैकेनिक्स को पढ़ेंगे। तो बीटेक के लिए हम फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ चुके हैं, कि बीटेक का मतलब उसमें हम ज़्यादा डीप गए थे, बहुत ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं सभी क्वेश्चंस को कवर करने की कोशिश की थी, जो एग्ज़ाम में बीटेक के लेवल के पूछे जाते हैं। अब डिप्लोमा लेवल को बीटेक लेवल इवन जैसे फॉर एग्जांपल गेट के कुछ क्वेश्चन हैं, ESC के कुछ क्वेश्चन हैं, या फिर जो बीटेक के एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन हैं, उनको डिप्लोमा स्टूडेंट्स को कराया जाए। पहली बात तो उनके समझ में नहीं आएगा, दूसरा उनका कोई काम का नहीं है। जो काम का नहीं है तो उसको पढ़ो क्यों? इसलिए हमें वही पढ़ना है जिससे हम एग्ज़ाम को आसानी से क्वालिफाई कर सकें। तो हम स्टार्ट करते हैं सब्जेक्ट फ्लूइड मैकेनिक्स। जैसा हमने कहा था कि हम यहाँ हिंदी मीडियम भी यूज़ में लेंगे। फ्लूइड मैकेनिक्स को हम कहते हैं तरल यांत्रिकी। फ्लूइड का मतलब तरल और मैकेनिक्स का मतलब यांत्रिकी। अब इसको हम समझने की कोशिश करते हैं, तरल यांत्रिकी या फिर फ्लूइड मैकेनिक्स होता क्या है। फ्लूइड मैकेनिक्स क्या होगा? फ्लूइड होगा और उसके ऊपर हम मैकेनिक्स लगाएंगे, यांत्रिकी लगाएंगे। हमारे पास क्या होगा? फ्लूइड होगा, एक फ्लूइड होगा, और इस फ्लूइड के ऊपर हम मैकेनिक्स लगाएंगे, दैट इज द फ्लूइड मैकेनिक्स। जैसे हम सॉलिड के ऊपर मैकेनिक्स लगाते हैं, जिसको हम सॉलिड मैकेनिक्स बोलते हैं। मैकेनिक्स हम जानते हैं क्या होता है, काइनेमेटिक्स होता है, डायनेमिक्स होता है, इस तरह से हम इसको पढ़ते हैं। मैंने कहा कि सर इसको हम कैटेगराइज करने की कोशिश करते हैं कि कौन कौन सी ब्रांचेस को हम डील करेंगे और कौन कौन से हमारे पास चैप्टर्स होंगे, इनको हम स्टार्टिंग से देखने की कोशिश करते हैं। पहला हमने माना कि थोड़ी देर के लिए मैं फ्लूइड मानता हूं, कोई भी हमारे पास फ्लूइड है, एक कोई गिलास में वाटर रखा हुआ है, वो हमारे लिए क्या है? फ्लूइड है। जैसे मैंने कहा ये मेरे पास गिलास है, इस गिलास के अंदर वाटर रखा हुआ है, ये वाटर क्या है? हमारे लिए फ्लूइड है। तो कंडीशन क्या हो सकती है? जैसे इस गिलास के अंदर वाटर रखा है, वाटर इज इन रेस्ट कंडीशन, वाटर क्या है? रेस्ट कंडीशन में है, तो इसको हम कहेंगे फ्लूइड स्टैटिक। दूसरा, मैं इस गिलास से बाहर में वाटर को निकाल दूं तो ये मोशन में होगा, वाटर इज इन मोशन, और लिक्विड इज इन मोशन, और फ्लूइड इज इन मोशन। जब फ्लूइड मोशन में होगा तो ये आगे की तरफ लगातार डिफॉर्म होता रहेगा, आगे की तरफ लगातार डिफॉर्म होता रहेगा। तो उनको हम बाद में देखेंगे डिफॉर्मेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है। कि हमारे पास दो कंडीशन हुआ, एक तो ग्लास के अंदर वाटर है तो ये क्या है? रुका हुआ है, स्टैटिक है। जब ग्लास के अंदर से वाटर बाहर निकल गया तो मतलब ये चलता हुआ वाटर है, मोशन में वाटर है। तो मैंने इसको दो भागों में बांटा है, इसको मैं दो भागों में बांटूंगा। फ्लूइड को मैं अभी थोड़ी देर बाद देखूंगा, अभी मैं इसका कैटेगराइज कर रहा हूँ, इसको मैं भी कैटेगराइज कर रहा हूँ, अलग अलग भागों में हम बांटने की कोशिश कर रहे हैं। फ्लूइड मैकेनिक्स को मैंने दो भागों में बांटा, तरल यांत्रिकी को हमने दो भागों में बांटा। पहला है मेरे पास व्हेन फ्लूइड इज इन रेस्ट कंडीशन, जब फ्लूइड रेस्ट कंडीशन में हो, रुका हुआ हो। हमने क्या कहा? पहला क्या है? जब फ्लूइड
रेस्ट कंडीशन में हो। जब फ्लूइड किस में है? रेस्ट कंडीशन में। व्हेन फ्लूइड इज इन रेस्ट कंडीशन, जब फ्लूइड रेस्ट कंडीशन में है। जब फ्लूइड रेस्ट कंडीशन में होता है तो इसको हम कहते हैं फ्लूइड स्टैटिक। फ्लूइड स्टैटिक मतलब रुका हुआ तरल स्थितिकी, जिसको हिंदी में क्या बोला जाता है? तरल स्थितिकी। तरल स्थितिकी। ये हमारे पास हुआ, पहला हुआ फ्लूइड मैकेनिक्स को हमने किस में बांट दिया? फ्लूइड स्टैटिक में। तो फ्लूइड मैकेनिक्स की डेफिनेशन क्या होगी? फ्लूइड मैकेनिक्स विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम फ्लूइड का स्टडी करते हैं। जिसके अंतर्गत हम किसका स्टडी करते हैं? फ्लूइड का स्टडी करते हैं। इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी द फ्लूइड। यह विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम फ्लूइड का अध्ययन करते हैं, स्टडी करते हैं। अब फ्लूइड स्टैटिक क्या होगा? फ्लूइड स्टैटिक इज द ब्रांच ऑफ फ्लूइड मैकेनिक्स। फ्लूइड स्टैटिक फ्लूइड मैकेनिक्स की ब्रांच है जिसके अंतर्गत हम फ्लूइड का स्टडी करते हैं जब फ्लूइड रेस्ट कंडीशन में होता है, रुका हुआ होता है। कोई प्रॉब्लम? डेफिनेशन आसानी से समझ में आया। फ्लूइड मैकेनिक्स की वह ब्रांच, फ्लूइड मैकेनिक्स की वह ब्रांच जिसके अंतर्गत फ्लूइड का अध्ययन किया जाता है जब फ्लूइड रेस्ट कंडीशन में होता है, रुका हुआ होता है। दूसरा कंडीशन क्या होगा? दूसरा कंडीशन क्या होगा? जब फ्लूइड, ये तो है रेस्ट कंडीशन में, जब फ्लूइड मोशन में हो, ऐसे लिख दिया, जब फ्लूइड मोशन में है। जब फ्लूइड किस में है? मोशन में है। अब हमने कहा मोशन का मतलब क्या है? मोशन का मतलब चलना, मतलब डिफॉर्म होना। और बॉडी चलेगी कैसे? जब इस पर हमने फोर्स लगाया। भाई मोशन का बेसिक कॉज होता है फोर्स। अगर फोर्स लगेगा मतलब बल लगेगा, अगर किसी बॉडी पर बल लगेगा, किसी फ्लूइड पर बल लगेगा, किसी बॉडी पर फोर्स लगेगा तो बॉडी मोशन में आएगी, मतलब डिफॉर्मेशन हो रहा होगा। इसके मोशन के आधार पर हम इसको दो भागों में बांटेंगे। हमने इसको दो भागों में बांटा। देखो, एक तो है हमारे पास फ्लूइड काइनेमेटिक्स, फ्लूइड काइनेमेटिक्स जिसको हम बोलते हैं शुद्ध तरल गतिकी, और इसको हम, दूसरा है हमारे पास फ्लूइड डायनेमिक्स। इसको बोलते हैं तरल गतिकी, यह है शुद्ध तरल गतिकी। शुद्ध तरल गतिकी, दैट इज तरल गतिकी। ये हमारे पास। अब हमने कहा कि सर ये काइनेमेटिक्स क्या है? हमने कहा फ्लूइड मैकेनिक्स की वह शाखा जिसके अंतर्गत फ्लूइड का अध्ययन किया जाता है जब फ्लूइड मोशन में होता है। जब फ्लूइड किस में होता है? मोशन में। लेकिन मोशन के प्रारंभिक कारण, मोशन का जो बेसिक कॉज है, बेसिक कॉज कौन है? फोर्स। मोशन के प्रारंभिक कारण फोर्स को जीरो मानते हुए, शून्य मानते हुए कंसिडर नहीं करते हुए। हमने कहा फोर्स को शून्य आपने क्यों माना है? फोर्स को शून्य आपने इसलिए माना है कि जब फ्लूइड स्टैटिक की आप बात कर रहे थे, फ्लूइड स्टैटिक मतलब फ्लूइड रुका हुआ है। जब फ्लूइड रुका हुआ है तो इस फ्लूइड पर ना तो कोई शेयर फोर्स लग रहा था, हम फोर्स की बात कर रहे हैं, मतलब शेयर फोर्स। ठीक है सर, किसकी बात कर रहे हैं? शेयर फोर्स की। नॉर्मल फोर्सेस बॉडी पर लग रहे हैं। जब फ्लूइड स्टैटिक कंडीशन में है, जब फ्लूइड रुका हुआ है तो इस पर नॉर्मल फोर्सेस लग रहे होते हैं। नॉर्मल फोर्सेस तो लग रहे होते हैं, लेकिन हम बात किसकी कर रहे हैं? शेयर फोर्स की। डिफॉर्मेशन के लिए जो डोमिनेंट होता है वो कौन होता है? शेयर फोर्स या टेंजेंशियल फोर्स। शेयर फोर्स की बात कर रहे हैं। तो यहां पर क्या होगा कि जब बॉडी जब स्टैटिक कंडीशन में है तो इसका मोशन भी नहीं है। मोशन बराबर क्या है? जीरो। और शेयर फोर्स मतलब फोर्स, शेयर फोर्स भी कितना है? जीरो। मतलब ना तो बॉडी पर कोई फोर्स लग रहा है ना ही मोशन है। लेकिन यहां पर क्या हुआ? मोशन और फोर्स दोनों एक साथ आए। मोशन भी आया, अब जब मोशन आया तो फोर्स आया है, तो मोशन और फोर्स दोनों को एक साथ स्टडी करने में बड़ी समस्या होने लगी। इस समस्या को दूर करने के लिए हमने माना, लेट अस कंसीडर फोर्स इज इक्वल टू जीरो फॉर द काइनेमेटिक्स, फ्लूइड काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स में हमने फोर्स को क्या मान लिया? जीरो। यहां पर केवल क्या प्रेजेंट होगा? मोशन। मोशन इज प्रेजेंट। तो हमने किसका स्टडी कर लिया? मोशन का।
तो हमारे पास क्या होगा, फ्लूइड मैकेनिक्स की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम फ्लूइड का स्टडी करते हैं जब फ्लूइड मोशन में होता है, लेकिन मोशन के प्रारंभिक कारण फोर्स को जीरो मानते हुए, इसे हम बोलते हैं फ्लूइड काइनेमेटिक्स या शुद्ध तरल गतिकी। दूसरा है हमारे पास फ्लूइड डायनेमिक्स, तरल गतिकी। फ्लूइड डायनेमिक्स में क्या होता है, यहां पर फोर्स को जीरो नहीं माना जाता। नॉट इक्वल टू जीरो का मतलब कुछ ना कुछ वैल्यू है, पॉजिटिव नेगेटिव हमें नहीं मालूम। हमने कहा यहां पर एक्चुअल स्टडी हो रही होगी, यहां पर मोशन भी है और फोर्स भी है, मतलब मोशन की स्टडी आपने पहले कर लिया और फोर्स की स्टडी आप अब कर लोगे। तो हमने कहा फ्लूइड डायनेमिक्स क्या होगा, फ्लूइड मैकेनिक्स की वह शाखा, वह ब्रांच जिसके अंतर्गत हम फ्लूइड का स्टडी करते हैं जब फ्लूइड मोशन में होता है, मोशन के बेसिक कॉज मतलब फोर्स को कंसिडर करते हुए और मानते हुए। तो ये हमारे पास हुआ फ्लूइड डायनेमिक्स। क्या हो गया, फ्लूइड डायनेमिक्स। ये हमारे पास है, ये फ्लूइड काइनेमेटिक्स, फ्लूइड डायनेमिक्स, ये हमारे पास हुए। तो मेरे पास क्या हुआ, पहला हुआ फ्लूइड स्टैटिक, दूसरा हो गया फ्लूइड काइनेमेटिक्स और तीसरा हो गया फ्लूइड डायनेमिक्स। ये हमारे पास चैप्टर्स हैं फ्लूइड मैकेनिक्स के। डायनेमिक्स जब कंप्लीट होगा फ्लूइड मैकेनिक्स हम कंप्लीट कर देंगे। तो मैंने यहां से कहा कि फ्लूइड काइनेमेटिक्स में और फ्लूइड डायनेमिक्स में जब हम इसकी स्टडी कर रहे हैं, यहां पर मैं जब पूरी स्टडी कर लूंगा लेकिन फोर्स का नाम भी नहीं लूंगा, फोर्स का नाम भी नहीं लेंगे। फ्लूइड काइनेमेटिक्स हम मोशन की स्टडी कर लेंगे। तो हमने कहा मोशन की स्टडी करोगे तो आप किस किस के बिहाफ पर करोगे भैया, स्टडी करने का आपका तरीका क्या होगा, क्योंकि आपने तो फोर्स को क्या माना, जीरो। हमने कहा फोर्स से स्टडी हम नहीं करेंगे, हमारे जो पैरामीटर्स होंगे फ्लूइड जो स्टडी के जो पैरामीटर्स होंगे वो कौन कौन से होंगे, देखो वेलोसिटी हो सकता है, गति, वेलोसिटी क्या हो सकता है b, और वेलोसिटी को मैं क्या लिख दूं, dx अपॉन dt। सिंपल वे में x क्या है, दूरी, दूरी को समय के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, मतलब दूरी को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या निकल का आएगा, वेलोसिटी। या फिर आपके पास क्या निकल का आ सकता है, एक्सेलरेशन से आप कर सकते हो। एक्सेलरेशन को हिंदी में बोलते हैं हम त्वरण। त्वरण क्या हो जाएगा, db अपॉन dt, क्या हो जाएगा, db अपॉन dt। या फिर क्या हो सकता है, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, दैट इज d थीटा अपॉन dt। इनसे हम स्टडी कर सकते हैं। ये हमारे पैरामीटर्स होते हैं जिनसे हम स्टडी करते हैं फ्लूइड काइनेमेटिक्स की। डायनेमिक्स में स्टडी करने का पैरामीटर कौन है, फोर्स। हर पॉइंट पर फोर्स कंसिडर किया जाएगा। काइनेमेटिक्स में हम फोर्स का नाम भी नहीं लेंगे। तो इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम, ये हमने इनको कैटेगराइज किया। इसको मैं डिफाइन करता हूं, डेफिनेशन को हम देखते हैं इनकी को, डेफिनेशन क्या क्या होंगे। पहला है मेरे पास फ्लूइड स्टैटिक। फ्लूइड स्टैटिक मतलब स्टैटिक तरल, तरल स्टैटिकी या फिर स्टैटिक तरल। यह फ्लूइड मैकेनिक्स की वह ब्रांच है, वह शाखा है जिसके अंतर्गत फ्लूइड की स्टडी की जाती है जब फ्लूइड रेस्ट कंडीशन में होता है। एग्जाम्पल हमने लिखा ग्लास इन वाटर, वाटर इन ग्लास। एग्जाम्पल हमने क्या बोल दिया, वाटर इन ग्लास। एग्जाम्पल हमने बोल दिया वाटर इन ग्लास, ग्लास के अंदर पानी भरा हुआ है। ये हमने इसको देखा है, डेफिनेशन देखने केवल। दूसरा है मेरे पास फ्लूइड काइनेमेटिक्स, शुद्ध तरल गतिकी। यह फ्लूइड मैकेनिक्स की वह शाखा है जिसमें फ्लूइड का अध्ययन किया जाता है जब फ्लूइड मोशन में होता है, लेकिन मोशन के प्रारंभिक कारण फोर्स को शून्य मानते हुए, जीरो मानते हुए। मोशन के प्रारंभिक कारण फोर्स को, प्रारंभिक कारण का मतलब होता है बेसिक कॉज, बेसिक कॉज को जीरो मानते हुए। तीसरा मैं यदि देखूं, तीसरा हमारे पास डेफिनेशन होगा फ्लूइड डायनेमिक्स का। यह फ्लूइड मैकेनिक्स की वह शाखा है जिसमें फ्लूइड का अध्ययन किया जाता है जब फ्लूइड मोशन में होता है। यहाँ मोशन के प्रारंभिक कारण फोर्स को कंसिडर किया जाता है। अब हमने कहा कि यहाँ पर जो फ्लो पैरामीटर, वहाँ पर हम तो फोर्स की स्टडी करेंगे, यहाँ पर फ्लो पैरामीटर्स हमने अभी देखे थे। जो फ्लो पैरामीटर्स थे जिसकी स्टडी हम करते हैं, दोबारा मैं देख लेता हूँ पैरामीटर्स। फ्लो पैरामीटर्स क्या क्या थे, नंबर 1 था वेलोसिटी मतलब गति, जिसको हमने बोला b, जिसको हमने लिखा था dx अपॉन dt। दूसरा है मेरे पास एक्सेलरेशन a, दिस इज द dv अपॉन dt। तीसरा है मेरे पास एंगुलर वेलोसिटी, डिनोटेड बाय द ओमेगा,
दिस द डी थीटा अपॉन डी टी, ये हमारे पास फ्लो पैरामीटर्स हैं, जिन पैरामीटर्स के बिहाफ पर मैं काइनेमेटिक्स की स्टडी करूंगा। यहाँ पर पैरामीटर कौन होगा? फोर्स, क्योंकि यहाँ पर हम फोर्स की स्टडी कर रहे होते हैं। ये हमने इसको डिफाइन किया है फ्लूइड मैकेनिक्स के 2-3 पार्ट्स, अलग अलग पार्ट, जिसको हमने बेसिक हम देखना चाहते हैं। तो मैं यदि बात करूं, यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो क्वेश्चन क्या है और पूछा गया है कि फ्लूइड स्टैटिक में शेयर फोर्स कितना होता है। हमने अभी देखा था फ्लूइड स्टैटिक में शेयर फोर्स की वैल्यू क्या होती है? 0। नॉर्मल फोर्सेस विल बी एग्जिस्ट, नॉर्मल फोर्सेस हो सकते हैं लेकिन शेयर फोर्सेस की वैल्यू क्या होती है? 0। जब फ्लूइड रुका हुआ होता है उस समय शेयर फोर्सेस की वैल्यू क्या होती है सर? 0 होती है। यह भी हमने देखा डेफिनेशन क्या होती हैं फ्लूइड मैकेनिक्स में, जो चैप्टर्स होंगे उनकी। यहाँ से एक ही क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वो फ्लूइड स्टैटिक में शेयर फोर्स की वैल्यू कितनी होती है। मैं यहाँ एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करना चाहता हूँ। दिस एक्सपेरिमेंट इज़ वेरी यूजफुल फॉर द होल फ्लूइड मैकेनिक्स। फ्लूइड मैकेनिक्स में हर पॉइंट्स पर वो एप्लीकेशन बहुत यूजफुल होगा। एप्लीकेशन क्या है मैं बताना चाहता हूँ। मैं देखना चाहता हूँ कि हमारे पास कोई भी फ्लूइड है, उसमें जो फ्लूइड फ्लो करता है, जब कोई भी फ्लूइड फ्लो करता है तो उसमें एक तो देखो ये वाली होती है बॉटम लेयर, इस फ्लूइड की क्या है? ये बॉटम लेयर, और ये है टॉप लेयर। बॉटम और टॉप लेयर होती हैं। टॉप लेयर के साथ क्या होता है? डिफॉर्मेशन लगातार हो रहा होता है। बॉटम लेयर के साथ डिफॉर्मेशन में क्या होगा? टॉप लेयर के साथ डिफॉर्मेशन में क्या होगा? उनको हम चेक करना चाहते हैं। ये एक्सपेरिमेंट हर कंडीशन में हमारे काम आएगा, तो हम इसको देखना चाहते हैं। देखो, मैंने यहाँ से कहा कि मैंने एक फ्लूइड का ये बनाया है। ये हमारे पास कोई बॉटम लेयर है, दैट इज द बॉटम। ये क्या है? बॉटम लेयर। और ये हमारे पास है टॉप लेयर, ये है टॉप लेयर। दिस इज द लेयर नंबर 1, दैट इज लेयर नंबर 2, ये लेयर नंबर 3, ये लेयर नंबर 4 और ये लेयर नंबर 5। अलग अलग लेयर्स हैं, अलग अलग लेयर्स को हमने बनाया है। मैं यहाँ से देखना चाहता हूँ कि किस लेयर में कितना डिफॉर्मेशन होगा। डिफॉर्मेशन को चेक करने के लिए मैंने यहाँ पर एक पॉइंट बिठा दिया, एक दैट पॉइंट इज द ए, और एक पॉइंट इसके एडजॉइंट हमने बिठाया है, दैट पॉइंट इज द बी। ये पॉइंट क्या है? बी, ये पॉइंट है बी। ठीक है सर, यहाँ पर हमने इसमें फोर्स लगाया। फोर्स लगाने के बाद डिफॉर्मेशन होगा, ऑब्वियसली डिफॉर्मेशन होता है। हम जानते हैं कि फ्लूइड क्या है और फ्लूइड का डिफॉर्मेशन किस तरह से होता है। कि मैं जो क्या देखना चाहता हूँ इस एक्सपेरिमेंट में, वो ध्यान से देखना। इस एक्सपेरिमेंट में मैं देखना चाहता हूँ कि व्हाट इज द फ्लूइड। फ्लूइड का मतलब तरल। एक तो इस एक्सपेरिमेंट में मैं फ्लूइड को देखूंगा, दूसरा मैं देखूंगा कि फ्लूइड के अंदर किस किस को हम काम में लें, क्योंकि जो स्टेट होते हैं वो 3 स्टेट होते हैं हमारे पास। सॉलिड स्टेट किसी भी बॉडी का, किसी भी सब्सटेंस का, लिक्विड स्टेट एंड गैसियस स्टेट। तो ये तीनों स्टेट हैं, स्टेट नंबर 1, 2 एंड 3। कोई भी बॉडी है, जैसे वाटर है, वाटर अगर सॉलिड स्टेट में गया तो आइस हो गया, वाटर लिक्विड स्टेट में गया तो वाटर सिंपल वाटर हो गया लिक्विड, और गैसियस स्टेट में गया तो वेपर हो गया। तो किसी भी बॉडी के 3 स्टेट होते हैं। हम देखना चाहते हैं कि लिक्विड के अंदर कौन कौन से स्टेट्स आएंगे, लिक्विड किस किस को मानेगा, लिक्विड किस किस की कंडीशन को डील करेगा। तो ये फ्लूइड की जो डेफिनेशन होती है, फ्लूइड की डेफिनेशन बोलते हैं कि फ्लूइड इज ए सब्सटेंस। फ्लूइड वह सब्सटेंस होता है जिस पर कोई शेयर फोर्स लगाया जाए तो उस शेयर फोर्स के बाद यह लगातार डिफॉर्म होता रहता है, लगातार अपनी शेप और साइज को चेंज करता रहता है। डिफॉर्मेशन का मतलब होता है शेप और साइज को चेंज कर लेना, विकृति पैदा कर लेना, लगातार डिफॉर्म होता रहता है। यह मैटर नहीं करता कि इस पर लगाए गए फोर्स की वैल्यू कितनी कम है। ध्यान से समझना, जैसे मैं क्या बोलना चाहता हूँ कि फ्लूइड का जो डेफिनेशन होता है वो क्या होता है कि फ्लूइड वह सब्सटेंस है, ऐसा पदार्थ, फ्लूइड देख लेना, फ्लूइड ऐसा पदार्थ जिस पर टेंजेंशियल या शेयर फोर्स लगाया जाए तो यह लगातार डिफॉर्म होता रहता है। यह मायने नहीं रखता कि इस पर लगाए गए शेयर स्ट्रेस की वैल्यू या फिर शेयर फोर्स की वैल्यू कितनी कम है। शेयर स्ट्रेस या शेयर फोर्स की वैल्यू कितनी कम है। मैंने शेयर स्ट्रेस को शेयर फोर्स इसलिए बोला है कि यूनिट एरिया माना है, यूनिट एरिया के लिए शेयर फोर्स इज इक्वल टू शेयर फोर्स है। ध्यान से सुन लेना, मैं दोबारा बता देता हूं कि फ्लूइड वह सब्सटेंस होता है जिस पर यदि टेंजेंशियल या शेयर फोर्स लगाया जाए तो यह लगातार डिफॉर्म होता रहेगा।
लगातार डिफॉर्म होता रहेगा। डिफॉर्म का मतलब विकृत, विकृत का मतलब शेप और साइज को चेंज कर देना, अपनी शेप, अपनी आकृति को बार बार चेंज करता रहता है। यह मायने नहीं रखता, यह मायने नहीं रखता कि उसकी मतलब शेयर फोर्स की वैल्यू कितनी कम है, चाहे कितना भी कम फोर्स लगा। जैसे हमारे पास एक बॉडी है, ये बॉडी है मेरे पास, ये बॉडी कोई फ्लूइड है, फॉर एग्जांपल क्या है, फ्लूइड है। इस बॉडी पर मैं कोई फोर्स लगाऊंगा और इस फोर्स की वैल्यू कितनी कम लगा सकता हूं। मैंने कहा कि 1 न्यूटन से कम मैं फोर्स नहीं लगा सकता हूं, फॉर एग्जांपल कि 1 न्यूटन से कम मैं फोर्स नहीं लगा सकता हूं। इसके ऊपर मैं उंगली भी रखूंगा ना बहुत आसानी से तो 1 न्यूटन की होगी। तो 1 न्यूटन से कम मैं फोर्स नहीं लगा सकता। तो आप यदि इस पर 1 न्यूटन फोर्स लगाएं, 1 न्यूटन फोर्स लगाने के बावजूद भी ये लगातार डिफॉर्म होता रहे, अपनी शेप और साइज को चेंज करता रहे, दैट इज द फ्लूइड। सॉलिड क्या होगा, सॉलिड क्या होता है, जैसे ये हमारे पास बॉडी है, अब इसको हमने बोला है सॉलिड, इस पर मैंने 1 न्यूटन फोर्स लगाया, तो ये सॉलिड बोलता है कि 1 न्यूटन फोर्स लगाने के बाद हम डिफॉर्म नहीं होंगे, 10 न्यूटन फोर्स के बाद ही हम डिफॉर्म होंगे। यहाँ पर क्या है, 10 न्यूटन फोर्स लगाया, फॉर एग्जांपल 10 न्यूटन फोर्स लगाया, फोर्स के बाद ये डिफॉर्म होता है, तो 1 न्यूटन से डिफॉर्म नहीं होगा। डिफॉर्म का मतलब शेप और साइज को चेंज नहीं करेगा। 1 न्यूटन से डिफॉर्म नहीं होगा, 10 न्यूटन के ऊपर डिफॉर्म होता है, तो ये इसका होता है इलास्टिक लिमिट। क्या है, एक कोई लिमिट है जिस लिमिट के बाद ही ये डिफॉर्म होता है, तो ये होता है इलास्टिक लिमिट। फ्लूइड मैकेनिक्स में कोई इलास्टिक लिमिट नहीं होती है, सॉलिड मैकेनिक्स या स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में इलास्टिक लिमिट होती है। तो यहाँ पर हमारे पास इलास्टिक लिमिट नहीं है, मतलब मिनिमम फोर्स की कोई लिमिट नहीं है, कितना भी कम आप फोर्स लगाओ बॉडी डिफॉर्म होगी तो फ्लूइड है, अदरवाइज एक लिमिट आ गई तो बॉडी सॉलिड है। वही हम देखना चाहते हैं उस एक्सपेरिमेंट में। जैसा इसने एक्सपेरिमेंट में कहा था कि फ्लूइड में कितना भी कम आप फोर्स लगाओ वो बॉडी क्या हो जाएगी, फ्लूइड हो जाएगी। हमने मिनिमम अमाउंट का फोर्स लगाया और फोर्स लगाने के बाद हम देखने लगे कि ये बॉडी का साथ डिफॉर्मेशन किस किस तरह से होता है, इस बॉडी पर डिफॉर्मेशन किस किस तरह से होते हैं। ये बॉडी ए था, इस पर कोई फोर्स लगा, यहाँ बैठा हुआ था, इसके एडजॉइंट बॉडी बी है जो बॉटम पर बैठा हुआ है। जैसे ही फोर्स लगा तो ये बॉडी यहाँ से डिफॉर्म होकर A1 पॉइंट पर पहुँच गया, मतलब अब A नहीं है A1 है। अब ये A1 से कहाँ पहुँच गया, A2 पर, A2 से कहाँ पहुँच गया, A3 पर, A3 से कहाँ पहुँच गया, A4 पर, और A4 से कहाँ पहुँच गया, A5 पर। ये लगातार आगे की तरफ जा रहा है। A1 है, A1 नहीं है, A2 है, A2 नहीं है, A3, A3 नहीं है, A4, मतलब ये आगे की तरफ जा रहा है। बी वाले पार्टिकल यहाँ से हिले भी नहीं हिलने का क्या कारण है उसको हम देखेंगे। जो बी वाले पार्टिकल यहाँ से हिले भी नहीं है, इनका हिलने का ना हिलने का कारण क्या है वो हम देखेंगे। मैंने कहा ये हमारे पास प्रारंभिक बिंदु है, ये लास्ट बिंदु है, ये इनिशियल और फाइनल, ये बॉटम लेयर का टॉप लेयर का, तो टॉप लेयर बॉटम लेयर हमने मिलाया। ये हमारे पास इनिशियल था, ये फाइनल था। अब मेरे पास इनिशियल कौन है, A1, बी क्या है, फाइनल। मेरे पास इनिशियल कौन है, A2, बी क्या है, फाइनल। मेरे पास इनिशियल कौन है, A3, बी क्या है, फाइनल। तो मैंने इसको इससे मिला दिया, इसको A2 से मिला दिया, इसको A3 से मिला दिया, इसको A4 से मिला दिया और इसको A5 से मिला दिया। भाई आगे की तरफ जा रहे हैं ना। मैंने यहां से कहा ये डिफॉर्मेशन हो रहा है लगातार, ये बॉडी यहां से यहां गई, यहां से यहां गई, यहां से यहां गई, यहां से यहां गई और यहां से यहां गई। अगर लेयर नंबर 1 ना होता, लेयर नंबर 2 होता, तो लेयर नंबर 2 होता तो क्या होता, ये पार्टिकल यहां बैठा हुआ होता, ये यहां बैठा हुआ होता, ये यहां होता, ये यहां होता, ये यहां होता और ये यहां होता। मतलब जो ऊपर वाली लेयर है जिसने ये इतनी डिस्टेंस कवर की है, जिसके नीचे वाली लेयर होती तो ये वाली लेयर इतना डिस्टेंस कवर करती, dx डिस्टेंस कम कवर करती, मतलब ये इतना ही दूरी तय करती। dx दूरी तक कम तय कर रहा है। dx दूरी कम तय करने का कारण क्या है, dx दूरी कम तय करने का कारण क्या है। हमने कहा अलग अलग वे हो सकते हैं, अलग अलग रास्ते हो सकते हैं। हमने कहा उस कारण को हम डिटेल में देखेंगे, अभी हम देखते हैं डिटेल में। देखो यहां से इतना इन्होंने डिस्टेंस तय किया, दूसरा जो नीचे वाला लेयर है वो इस तरह से होता, ये इतना, इससे थोड़ा और दूरी कम तय करता। इसके जो नीचे वाला पार्टिकल है वो इस तरह से होता, इसके नीचे वाला पार्टिकल है वो इस तरह से होता, और बॉटम लेयर हिला ही नहीं, उसी पॉइंट पर बैठा हुआ है, ध्यान रहे। अब हमारा क्वेश्चन ये था कि टॉप लेयर ने इतना डिस्टेंस कवर किया, इसके नीचे वाली लेयर ने इतना डिस्टेंस कवर किया, इतना डिस्टेंस dx दूरी क्यों तय नहीं किया।
तो इसका अलग अलग, जैसे हम ये कह सकते हैं कि जब किसी बॉडी पर हम फोर्स लगाते हैं, उस फोर्स की वैल्यू जैसे जैसे कम होती जाती है, जैसे मैंने कहा कि एक बॉडी है, उस पर हमने फोर्स लगाया, धक्का मारा, धक्का फोर्स है, जितना तेज धक्का मारूंगा उतना तेज आगे की तरफ जाएगा, जितना उतना ही डिस्टेंस आगे की तरफ तय करेगा, जितना कम लगेगा उतना ही डिस्टेंस कम तय करेगा। लेकिन हमने कहा कि सर हम तो एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं, सभी लेयर्स पर शेयर फोर्स बराबर लगाएंगे, तो हम कम ज़्यादा क्यों करेंगे। हमने कहा आपने बराबर लगाया लेकिन कम ज़्यादा हो गया। कैसे हो गया कि जैसे देखो ये लेयर्स हैं हमारे पास, मैंने यहाँ पर जो फोर्स लगाया वो लगाया 5 किलो न्यूटन का, शेयर फोर्स कितना लगाया 5 किलो न्यूटन। लेयर नंबर 2 पर भी कितना लगाया 5 किलो न्यूटन का, लेयर नंबर 3 पर भी कितना लगाया 5 किलो न्यूटन का, लेयर नंबर 4 पर भी कितना लगाया 5 किलो न्यूटन का, और लेयर नंबर 5 पर भी लगाया 5 किलो न्यूटन का। लेकिन क्या हुआ, जब बॉडी चल रही होती है, जैसे जैसे यहाँ पर ये लेयर के ऊपर की तरफ बढ़ रही होती हैं, तो नीचे वाली लेयर पर फोर्सेस की वैल्यू बढ़ रही होती है, जिन्हें हम रेजिस्टिंग फोर्सेस बोलते हैं। आगे उन्हीं को हम विस्कोसिटी या विस्कस फोर्सेस नाम देंगे, अभी उनको हम क्या बोलेंगे, रेजिस्टिंग फोर्सेस। रेजिस्टिंग फोर्सेस है, यहाँ पर रेजिस्टिंग फोर्स लग रहा है 1 न्यूटन या फिर 0 मानो आप, 1 किलो न्यूटन या फिर 0 किलो न्यूटन, 1 किलो न्यूटन फोर्स लग रहा है, इसको रोकने की कोशिश कर रहा है। जो ऑन एन एवरेज इन दोनों से जो फोर्स है वो है 4 किलो न्यूटन। तो ये वाली लेयर किससे चल रहा है, 4 किलो न्यूटन फोर्स लग रहा है इस पर, जिससे आगे की तरफ बढ़ रहा है। इस पर जो लग रहा है वो है 2 किलो न्यूटन, इस पर लग रहा है वो है 3 किलो न्यूटन, इस पर लग रहा है जो 4 किलो न्यूटन, और इस पर लग रहा है जो रेजिस्टिंग फोर्स दैट इज द 5 किलो न्यूटन। तो 5 किलो न्यूटन से 5 किलो न्यूटन कैंसल, दैट इज द 0 किलो न्यूटन, और 0 फोर्स लग रहा है, तभी तो ये इसी पर रुका हुआ है। 0 फोर्स लग रहा है तभी ये किस पर रुका हुआ है, इस पर रुका हुआ है। तो हम पर जो इस पर हमने फोर्स लगाए हैं, वो फोर्स की वैल्यू तो हमारे द्वारा तो बराबर लगाई गई है, लेकिन रेजिस्टिंग फोर्स ज्यादा होने के कारण, इसलिए तो रेजिस्टिंग फोर्स, विस्कस फोर्सेस आर हाईली डोमिनेंट एट द बॉटम ऑफ द लेयर। किसी भी फ्लो में बॉटम पर विस्कस फोर्सेस सबसे ज्यादा होते हैं, विस्कोसिटी या फिर श्यानता के कारण लगने वाले फोर्स सबसे ज्यादा होते हैं। तो ये हमारे पास इस तरह से कुछ हमने माना, तो इसको मैं इस तरह से डील कर रहा हूं, इसको इस तरह से देख रहे हैं। हमने क्या कहा, जब हम टॉप लेयर पर हैं, समझ में आया क्या बोला हमने, जब हम टॉप लेयर पर हैं उस समय मैंने फोर्स तो बराबर लगाया लेकिन रेजिस्टिंग फोर्स कम है। जैसे जैसे हम नीचे की तरफ जा रहे हैं, रेजिस्टिंग फोर्स की वैल्यू बढ़ती जा रही है, तो इसके ऊपर जो अप्लाई फोर्स है जिसके कारण ये डिफॉर्म होगा, उसकी वैल्यू भी धीरे धीरे कम होती जा रही है। इसलिए इसमें कम डिस्टेंस कवर किया है पहली लेयर की तुलना में, पहली लेयर की तुलना में। तो हमने कहा कि टॉप लेयर पर जो वेलोसिटी होती है वो मैक्सिमम होगी, बॉटम लेयर की वेलोसिटी 0 होगी। जैसे मैं टॉप से बॉटम की तरफ जाऊंगा तो वेलोसिटी धीरे धीरे कम होगी, जैसे मैं बॉटम से टॉप की तरफ जाऊंगा वेलोसिटी धीरे धीरे बढ़ने लगेगी। वेलोसिटी क्या होने लगेगी, बढ़ने लगेगी। हमने कहा कि सर इसको हम किस तरह से देखें, हमने कहा फॉर एग्जांपल आप ये देखो, कोई समुद्र है, कोई समुद्र है, उस समुद्र में जो टॉप लेयर होती है उस पर ज्वार भाटा, मतलब उस बीच पर पानी आएगा फिर वापस जाएगा, फिर लिक्विड आएगा फिर वापस जाएगा, वहाँ पर लगातार डिफॉर्मेशन होते हैं। लेकिन बॉटम लेयर पर डिफॉर्मेशन नहीं होते, डिफॉर्मेशन 0 होता है। बॉटम लेयर पर फ्लूइड के पार्टिकल नहीं हिलते हैं। जैसा आप यदि देखना चाहो तो मैं इस गिलास में दिखाता हूँ आपको। देखो ये गिलास है, इस गिलास में वाटर भरा हुआ है, यहाँ तक वाटर भरा हुआ। जैसे मैं इसको हिलाऊंगा तो आप ध्यान से देखना, केवल टॉप लेयर का ही डिफॉर्मेशन आपको दिखेगा, बॉटम लेयर डिफॉर्म नहीं करेगी, क्योंकि बॉटम लेयर पर विस्कस फोर्सेस क्या हैं, ज़्यादा है। इसलिए हम क्या कह सकते हैं, हमारे एक्सपेरिमेंट के अनुसार कि जो मैक्सिमम वेलोसिटी होती है वो कहाँ होती है, टॉप लेयर पर, और मिनिमम वेलोसिटी और या फिर 0 वेलोसिटी होती है बॉटम लेयर पर। जैसे हम टॉप से बॉटम की तरफ जाते हैं, हमने कहा वेलोसिटी एट टॉप लेयर इज मैक्सिमम, और वेलोसिटी एट बॉटम लेयर इज 0। बॉटम लेयर पर वेलोसिटी क्या होगी, 0। एंड टॉप टू बॉटम, जैसे हम टॉप से वी गो इन टॉप टू बॉटम, जब हम टॉप से बॉटम की तरफ जाते हैं तो वहाँ वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी इज डिक्रीज, वेलोसिटी कम होगी। जैसे हम बॉटम से टू टॉप की तरफ जाते हैं तो वेलोसिटी इज इंक्रीज। तो यहाँ से ये कंसेप्ट हमारे पास निकल के आया। चलो ये तो कंसेप्ट हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री निकल के आया। हम देखना क्या चाहते थे, देखना ये चाहते थे, मैंने लिक्विड को क्या माना था, यहाँ पर क्या माना था, ये लिक्विड,
अब लिक्विड पर मैंने फोर्स लगाया और लिक्विड जैसा जैसा फ्लूइड की डेफिनेशन था उसको फुलफिल किया, तो लिक्विड हमारे लिए क्या हो गया, फ्लूइड। क्या हो गया, लिक्विड फ्लूइड। तथा दूसरा मैं देखना चाहता हूं गैस। भैया जब लिक्विड पर मैंने मिनिमम अमाउंट ऑफ फोर्स लगाया है तो ये डिफॉर्म हुआ, तो उस मिनिमम अमाउंट पर गैस तो ऑब्वियसली डिफॉर्म होगा। उस मिनिमम अमाउंट पर गैस का डिफॉर्मेशन तो आसानी से होगा। तो लिक्विड तथा गैस, तो गैस भी वो मानेगा, गैस भी इसी नियम को मानेगा। तो लिक्विड तथा गैस दोनों ही क्या है, फ्लूइड। तो हमारे पास 3 स्टेट थे, सॉलिड, लिक्विड और गैस। सॉलिड को हमने अलग पढ़ लिया जिसको हमने स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल बोल दिया, और दूसरा हमने लिक्विड और गैस को किस में पढ़ते हैं, फ्लूइड मैकेनिक्स में। देखो तो हमारे पास 3 फेज थे, अभी देखा था हमने, सॉलिड और लिक्विड और गैस। इसलिए आपके लिए फायदा हो गया। क्या फायदा हो गया, सॉलिड को जो हम स्टडी करते हैं वो होता है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, और लिक्विड और गैस को स्टडी करते हैं वो है फ्लूइड मैकेनिक्स। ये होता है सॉलिड मैकेनिक्स और ये होता है फ्लूइड मैकेनिक्स। ठीक है सर, इसको हम क्या बोलते हैं, सॉलिड मैकेनिक्स, जिसको स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल आप बोल रहे हो, इसको हम बोलते हैं फ्लूइड मैकेनिक्स। अगर फ्लूइड गैस फ्लूइड की डेफिनेशन को नहीं मानता तो आपको गैस मैकेनिक्स और पढ़ना पड़ता। तो इसलिए आपके लिए फ़ायदा हो गया, क्योंकि आपने इन दोनों स्टेट को आप एक साथ पढ़ोगे और ये स्टेट एक साथ पढ़ेंगे। ये हमारे पास कंडीशन हुआ। इसमें हमें क्या क्या याद रखना है, हमें याद रखना है कि टॉप लेयर पर वेलोसिटी मैक्सिमम होती है, बॉटम लेयर पर वेलोसिटी 0 होती है। जैसे मैं टॉप से बॉटम की तरफ आता हूँ वेलोसिटी डिक्रीज होने लगती है, जैसे हम बॉटम से टॉप की तरफ जाते हैं वेलोसिटी बढ़ने लगती है। ये हमारे पास है। और फ्लूइड के अंदर जो हैं वो लिक्विड और गैस दोनों ही फ्लूइड के अंदर है। तो फ्लूइड की डेफिनेशन को हम दोबारा देख लेते हैं। हमने कहा ऐसा पदार्थ जिस पर यदि टेंजेंशियल स्ट्रेस या फिर शेयर स्ट्रेस लगाया जाए तो यह लगातार डिफॉर्म होता रहता है। यह मायने नहीं रखता कि इस फोर्स की वैल्यू कितनी कम है, यह मायने नहीं रखता कि इस फोर्स की वैल्यू कितनी कम है। हमने कहा कितना भी कम अमाउंट का आप फोर्स लगाओ, बॉडी डिफॉर्म होती है तो वो क्या है, फ्लूइड है, अदरवाइज वो फ्लूइड नहीं है। ये हमने देखा है। फ्लूइड के अंदर कौन कौन होगा, लिक्विड एंड गैस बोथ आर द फ्लूइड। लिक्विड और गैस दोनों ही क्या हैं, फ्लूइड। तो ये आपको ध्यान रखना है, लिक्विड और गैस दोनों ही क्या है, फ्लूइड है। नेक्स्ट मैं देखता हूं यहां पर जो हमने लिक्विड और गैस दोनों फ्लूइड है, मैं इसमें एक और थोड़ा सा देख लेता हूं। सॉलिड और फ्लूइड को देखने से पहले देखो ये क्या लिखा है हमने, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। सॉलिड और फ्लूइड को देखने से पहले मैं सॉलिड और फ्लूइड का अंतर देखना चाहता हूं, उसको देखने से पहले मैं देखना चाहता हूं। देखो सॉलिड में स्ट्रेस स्ट्रेन के प्रोपोर्शनल होता है। देखो ये बहुत डीप की बात है, लेकिन मैं अभी लिख रहा हूं क्योंकि यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। इसको हम बहुत डिटेल में समझेंगे जब हम न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी देखेंगे। अभी हम केवल इंट्रोडक्शन देख रहे हैं, इसलिए इन चीज़ों को हमें लेना ज़रूरी है। मैं यहाँ से देखना चाहता हूँ कि सॉलिड क्या होता है, सॉलिड में क्या होता है और फ्लूइड में क्या होता है। कि फ्लूइड की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, देखो फ्लूइड की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग कि यहाँ पर लगातार डिफॉर्मेशन होते रहते हैं। क्या होते रहते हैं, लगातार डिफॉर्मेशन होते रहते हैं। तो जैसे हमारे पास ये कोई बॉडी है, इस बॉडी पर जो डिफॉर्मेशन हुआ है, यहाँ पर मैंने शेयर फोर्स लगाया, इस बॉडी पर एक बार डिफॉर्मेशन ये हुआ, दूसरी बार डिफॉर्मेशन इस तरह से हुआ, ये लगातार डिफॉर्मेशन होता है। तो जैसे जैसे टाइम चेंज हो रहा होता है तो डिफॉर्मेशन भी चेंज हो रहा होगा। तो डिफॉर्मेशन है वो रेट पर डिपेंड कर रहा है, टाइम पर डिपेंड कर रहा है, टाइम के साथ साथ अलग अलग डिफॉर्मेशन होगा। लेकिन सॉलिड जो होते हैं, सॉलिड पर अगर मैं फोर्स लगाऊं तो फोर्स लगाने के बाद ये फिक्स स्ट्रेन एंगल पर जाकर रुक जाता है। जैसे हम सॉलिड पर फोर्स लगाते हैं, फोर्स लगाने के बाद ये किसी फिक्स स्ट्रेन एंगल पर जाकर रुक जाता है, और इस समय स्ट्रेस प्रोपोर्शनल होता है स्ट्रेन के, जबकि फ्लूइड के अंदर स्ट्रेस प्रोपोर्शनल होता है रेट ऑफ स्ट्रेन के। जो डिफॉर्मेशन होता है वो स्ट्रेन के रूप में हो रहा है, तो यहाँ पर जो प्रोपोर्शनल होगा रेट ऑफ स्ट्रेन। रेट ऑफ स्ट्रेन को हम बोलते हैं स्ट्रेन की दर। ध्यान से देखना, स्ट्रेन की दर। स्ट्रेन की दर का मतलब क्या है, दर का मतलब होता है, इसको हम बोलते हैं दर, और दर का मतलब होता है समय से डिवाइड कर देना, टाइम से डिवाइड कर देना। मतलब जब जैसे कोई बॉडी, जैसे स्ट्रेन है वो समय के साथ चेंज हो रही होती है, तो समय के साथ लेना होगा, तो हमने इसको बोलते हैं रेट ऑफ स्ट्रेन। क्या बोलते हैं, रेट ऑफ स्ट्रेन। तो यही हमने यहाँ पर देखा है कि सॉलिड के अंदर स्ट्रेस स्ट्रेन के प्रोपोर्शनल होता है। ध्यान से देखना, सॉलिड में स्ट्रेस स्ट्रेन के समानुपाती होता है। जैसे अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ,
किसके अकॉर्डिंग? हुक्स लॉ के अकॉर्डिंग, जिसको आप स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में पढ़ेंगे। लेकिन फ्लूइड में स्ट्रेस रेट ऑफ स्ट्रेन के समानुपाती होता है। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर द फ्लूइड मैकेनिक्स, दिस इज द इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर द स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। हम फ्लूइड की बात कर रहे हैं। हमने यहां से क्या देखना है, ये वाला, ये कि सॉलिड के अंदर फ्लूइड स्ट्रेस स्ट्रेन के प्रोपोर्शनल होता है, जबकि फ्लूइड के अंदर स्ट्रेस किसके प्रोपोर्शनल होगा? रेट ऑफ स्ट्रेन के। आपको यहाँ केवल थोड़ा सा समझना है, बाकी रेट ऑफ स्ट्रेन क्या होता है, स्ट्रेन रेट क्या होता है, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी में हम इसको डिटेल में देखेंगे। यह हुआ पहला प्रॉब्लम। दूसरा क्या है, जब सॉलिड पर कोई कांस्टेंट शेयर स्ट्रेस अप्लाई किया जाता है, जैसा अभी हम समझा रहे थे, तो इसका डिफॉर्मेशन फिक्स स्ट्रेन एंगल पर जाकर रुक जाता है, किसी भी फिक्स स्ट्रेन एंगल पर जाकर रुक जाता है। जैसे देखो, आपके पास कोई वायर है, वायर को आपने इस तरह से मोड़ा, मोड़ने के बाद वायर मुड़ गया। पहला कंडीशन ये हो सकता है कि वायर मुड़े और आपने छोड़ दिया फोर्स, तो वो वापस अपनी इनिशियल कंडीशन में चला गया। वापस इनिशियल कंडीशन में क्यों जाता है? क्योंकि उस पर लगाया गया फोर्स उसकी इलास्टिक लिमिट, प्रत्यास्थता गुणांक से लिमिट से क्या होता है? कम होता है। इलास्टिक लिमिट से क्या है? कम है। अब हमने जो फोर्स लगाया उसकी इलास्टिक लिमिट से ज़्यादा लगाया और बॉडी डिफॉर्म हो गया, मतलब एक जगह पर रुक गया। जैसे हमने ये मोड़ा और मोड़कर इस तरह से मुड़ा रहा, ये मुड़ा रहा, तो मुड़ा रहा, तो मैंने कहा किसी एंगल पर फिक्स है ना, किसी एंगल पर जाकर रुक गया ना, तो वही होता है यहाँ पर। जब किसी सॉलिड पर कांस्टेंट शेयर फोर्स लगाया जाता है तो ये फिक्स स्ट्रेन एंगल पर जाकर रुक जाता है। फिक्स स्ट्रेन एंगल क्या है? देखो ये क्या है, आपके पास कोई बॉडी, इस पर आपने लगाया क्या? फोर्स लगाने के बाद ये यहाँ पर इतना इसमें डिफॉर्मेशन हो गया, जिसको हमने, ये है हमारे पास स्ट्रेन एंगल। ये क्या है? स्ट्रेन एंगल। ये क्या है? स्ट्रेन। इस स्ट्रेन पर जाकर रुक गया, मतलब इस स्ट्रेन एंगल पर जाकर रुक गया। ये हमारे पास हुआ। जबकि फ्लूइड का डिफॉर्मेशन रुकता नहीं है तथा ये कांस्टेंट रेट ऑफ स्ट्रेन से लगातार होता रहता है। फ्लूइड का डिफॉर्मेशन रुकता नहीं है। यहां पर तो स्ट्रेन एंगल पर जाकर रुक गया, लेकिन फ्लूइड का डिफॉर्मेशन रुकेगा नहीं और कांस्टेंट रेट ऑफ स्ट्रेन से लगातार आगे की तरफ होता रहेगा। कांस्टेंट रेट ऑफ स्ट्रेन से लगातार आगे की तरफ होता रहेगा। ये हमारे पास है फ्लूइड। ये हमारे पास क्या है? फ्लूइड। मैं फ्लूइड के टाइप देखना चाहता हूं, टाइप्स ऑफ फ्लूइड, फ्लूइड के प्रकार। फ्लूइड के प्रकार में देखना चाहता हूं कि फ्लूइड के प्रकार कितने होंगे। देखो, हमने कहा कि फ्लूइड के प्रकार को मैं यदि देखूं तो इसको मैं दो भागों में बांटूंगा। एक तो होगा आइडियल फ्लूइड और दूसरा होगा रियल फ्लूइड। सिंपल क्लासिफिकेशन, ब्रॉड क्लासिफिकेशन हम कर रहे हैं। एक तो आइडियल फ्लूइड और एक रियल फ्लूइड। ठीक है सर। अभी हमने फ्लूइड देखा है। अब मैंने फ्लूइड तो देखा, आइडियल फ्लूइड, रियल फ्लूइड को देखने से पहले मैं ये देखना चाहता हूं, ध्यान से सुनना, मैं ये देखना चाहता हूं कि आपने यहां पर सॉलिड का नाम लिया, तो सॉलिड क्या है और फ्लूइड क्या है, इन दोनों में अंतर क्या है, सॉलिड और फ्लूइड में अंतर क्या है। ध्यान से देखो, हम देखना चाहते हैं सॉलिड, डिफरेंस बिटवीन सॉलिड एज वेल फ्लूइड, मतलब फ्लूइड का टाइप हम देखेंगे, लेकिन मैं सॉलिड और फ्लूइड के अंदर थोड़ा सा अंतर भी देखना चाहता हूं। क्या है? देखो, डिफरेंस बिटवीन सॉलिड एज वेल एज फ्लूइड, डिफरेंस बिटवीन सॉलिड एज वेल एज फ्लूइड, सॉलिड और फ्लूइड के मध्य अंतर। मैंने कहा कि सॉलिड क्या है, सॉलिड को हम क्या बोल सकते हैं? ठोस, और फ्लूइड को हम क्या बोल सकते हैं? तरल, हिंदी में। अभी जैसा हमने अभी देखा था, उसके अंदर जो कंडीशन हमने कही थी कि सॉलिड के अंदर स्ट्रेस स्ट्रेन के प्रोपोर्शनल होता है, यह फिक्स स्ट्रेन एंगल पर जाकर रुक जाता है, जबकि फ्लूइड के अंदर स्ट्रेस रेट ऑफ स्ट्रेन के प्रोपोर्शनल होता है और फिक्स स्ट्रेन एंगल पर जाकर नहीं रुकता, वो लगातार रेट ऑफ स्ट्रेन पर लगातार आगे की तरफ बढ़ता रहता है। उसी के संदर्भ में हम ये देखना चाहते हैं कि जब किसी सॉलिड पर लगाया गया फोर्स उसकी इलास्टिक लिमिट से अधिक है तो यह स्थायी रूप से डिफॉर्म हो जाती है। जब किसी सॉलिड पर लगाया गया फोर्स उसकी इलास्टिक लिमिट से ज़्यादा होता है तो यह परमानेंट डिफॉर्म हो जाती है। परमानेंट डिफॉर्म का मतलब, जैसे आपके पास कोई वायर था,
इस वायर को आपने ज़्यादा फोर्स लगाया, मुड़ गया ना, वायर मुड़ गया ना, मुड़ गया तो दैट इज द परमानेंट डिफॉर्मेशन। कोई ऐसा कोई नया नहीं है। परमानेंट डिफॉर्मेशन का मतलब वायर को आपने मोड़ा, उसकी इलास्टिक लिमिट से ज़्यादा फोर्स लगाया तो उसे हमने कहा परमानेंट डिफॉर्मेशन। अगर इस वायर पर जो फोर्स है इसकी इलास्टिक लिमिट से कम है तो फोर्स छोड़ने के बाद वायर अपनी इनिशियल कंडीशन में चला जाएगा, दैट इज द नॉन परमानेंट डिफॉर्मेशन और इलास्टिक डिफॉर्मेशन। इसको हम क्या बोलते हैं? इलास्टिक डिफॉर्मेशन और प्लास्टिक डिफॉर्मेशन, दो होते हैं। इलास्टिक डिफॉर्मेशन का मतलब होता है नॉन परमानेंट, मतलब होगा थोड़ी देर के लिए, वापस अपनी इनिशियल कंडीशन में चला जाएगा। प्लास्टिक का मतलब परमानेंट डिफॉर्मेशन, एक बार हुआ तो हो गया, वो डिफॉर्मेशन लगातार रहेगा। जब हमने कहा किसी भी सॉलिड पर यदि फोर्स उसकी इलास्टिक लिमिट से अधिक है तो इसमें स्थायी डिफॉर्मेशन हो जाता है। फ्लूइड पर लगाया गया फोर्स, लगाया गया टेंजेंशियल और शियर फोर्स, ऑब्वियसली टेंजेंशियल फोर्स होगा, कितना भी कम हो यह स्थायी रूप से डिफॉर्म हो जाता है। हमने कहा यहां लिमिट ही नहीं है तो ऑब्वियसली डिफॉर्मेशन होगा। दूसरा क्या है? यदि सॉलिड पर लगाया गया फोर्स इसकी इलास्टिक लिमिट से कम है तो फोर्स हटाने पर सॉलिड अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ जाता है। यदि सॉलिड पर लगाया गया फोर्स इसकी इलास्टिक लिमिट से कम है तो फोर्स हटाने पर सॉलिड अपनी प्रारंभिक या फिर इनिशियल स्टेट में आ जाता है। जबकि फ्लूइड में यदि फ्लूइड पर लगाया गया फोर्स हटा दिया जाए, और चाहे वो कितना भी कम हो, फ्लूइड पर लगाया गया फोर्स हटा दिया जाए तो यह कभी भी अपनी प्रारंभिक अवस्था में नहीं आ सकता है, इनिशियल स्टेट में नहीं आ सकता है। क्यों? क्योंकि फ्लूइड के अंदर जब फोर्स लगेगा तो वो परमानेंट डिफॉर्म होगा, और परमानेंट डिफॉर्म होगा, लगातार डिफॉर्मेशन आगे की तरफ होता रहेगा, तो कभी भी अपनी इनिशियल कंडीशन में आना पॉसिबल नहीं है। वो केवल कौन आ सकता है? सॉलिड आ सकता है, क्योंकि सॉलिड में इलास्टिक लिमिट होती है, यहाँ पर लिमिट नहीं होती है, लिमिट नहीं है इसलिए वापस नहीं आता है। ये हमारे पास सॉलिड और फ्लूइड के मध्य अंतर थे। हमने जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले थे वो था टाइप्स ऑफ फ्लूइड, कि फ्लूइड के प्रकार क्या क्या हैं। देखो हमने क्या देखना वाले, हम क्या देख रहे थे? टाइप्स ऑफ फ्लूइड। फ्लूइड को मैंने दो भागों में बांटा है, एक तो है आइडियल फ्लूइड और दूसरा है रियल फ्लूइड। एक तो क्या होगा? आइडियल, दूसरा होगा रियल। इसको हम बोल सकते हैं तरल के प्रकार। एक तो है आइडियल फ्लूइड और दूसरा है मेरे पास रियल फ्लूइड। आइडियल फ्लूइड को हम बोलते हैं आदर्श तरल और यह है वास्तविक तरल। देखो आइडियल फ्लूइड क्या होता है? आइडियल फ्लूइड वह फ्लूइड होता है जिसमें ना तो सरफेस टेंशन होता है ना ही विस्कोसिटी होता है, और ये फ्लूइड इनकम्प्रेसिबल होते हैं। हमने कहा कि सर सरफेस टेंशन क्या है, विस्कोसिटी क्या है और इनकम्प्रेसिबिलिटी क्या है। हमने कहा बेटा आपको थोड़ी देर के लिए इसको याद रखना है। सरफेस टेंशन को हम बहुत डिटेल में देखेंगे, विस्कोसिटी को हम डिटेल में देखेंगे, कंप्रेसिबिलिटी को हम डिटेल में देखेंगे। तो हमें थोड़ी देर के लिए याद रखना है, क्योंकि हमने ये इसलिए लिखा है क्योंकि हमने फ्लूइड पढ़ा तो फ्लूइड के टाइप देख लिए, लेकिन आइडियल फ्लूइड को हम डिटेल में तब दोबारा देखेंगे जब हम सरफेस टेंशन पढ़ चुके होंगे, विस्कोसिटी पढ़ चुके होंगे, कंप्रेसिबिलिटी पढ़ चुके होंगे। तो हमने कहा कि सरफेस ऐसा फ्लूइड जहां पर विस्कोसिटी क्या हो? जीरो। विस्कोसिटी क्या हो? जीरो। हमने कहा विस्कोसिटी जीरो का मतलब है इंटरनल फ्रिक्शन इज जीरो। आपको क्या ध्यान रखना है? जब विस्कोसिटी जीरो है, मैं विस्कोसिटी के बेसिक कॉज कोहेसिव फोर्स की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बिल्कुल बेसिक की बात कर रहा हूं कि इंटरनल फ्रिक्शन इज जीरो। हमने कहा जब फ्रिक्शन, इंटरनल फ्रिक्शन हमने कहा इंटरनल फ्रिक्शन इज जीरो। हमने कहा फ्रिक्शन कभी भी जीरो नहीं हो सकता है। फ्रिक्शन कभी भी जीरो नहीं होगा। जब फ्रिक्शन की वैल्यू कभी भी जीरो नहीं होगी तो विस्कोसिटी किसी भी फ्लूइड की जीरो नहीं हो सकती, कभी भी जीरो नहीं हो सकती। अगर विस्कोसिटी किसी भी फ्लूइड की जीरो नहीं हो सकती तो आइडियल फ्लूइड भी कभी भी प्रैक्टिकली पर्पज में काम नहीं आ सकता, प्रैक्टिकल सिचुएशन में एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। तो हमने क्या कहा? आइडियल फ्लूइड वह फ्लूइड है जिसमें ना तो विस्कोसिटी है, ना ही सरफेस टेंशन है, ना ही, और वो क्या होते हैं? इनकम्प्रेसिबल। लेकिन प्रैक्टिकल पर्पज में आइडियल फ्लूइड को यूज में लेना दैट इज इम्पॉसिबल, बिकॉज ऐसा कोई फ्लूइड होता ही नहीं है जिसमें फ्रिक्शन क्या हो? जीरो। तो हमने कहा कि प्रैक्टिकल में हम बार बार बोल रहे होते हैं, प्रैक्टिकल में हम बार बार बोल रहे होते हैं कि आइडियल फ्लूइड लो, आइडियल फ्लूइड लो। तो आइडियल फ्लूइड वहां पर कौन लिया जाता है? हमने कहा कि विस्कोसिटी के बिहाफ पर हम आइडियल फ्लूइड को डिफाइन कर रहे थे। तो जिनकी विस्कोसिटी कम होगी वो आइडियल फ्लूइड को उतना ही नजदीक होगा। जैसे
आइडियल फ्लूइड को, आइडियल फ्लूइड का मतलब है, आइडियल फ्लूइड का मतलब है कि ये प्रैक्टिकली, आइडियल फ्लूइड का मतलब है यहाँ विस्कोसिटी नहीं है, और विस्कोसिटी नहीं है, देखो ध्यान से समझ लेना, विस्कोसिटी को मैं म्यू से लिख रहा हूँ, विस्कोसिटी इक्वल टू 0, म्यू इक्वल टू 0। अब मैंने कहा कि म्यू इक्वल टू 0 ये पॉसिबल नहीं है, ये नॉट पॉसिबल, तो जिसका म्यू का वैल्यू जितना कम होगा वो आइडियल के उतना ही नज़दीक होगा, जिसका म्यू का वैल्यू जितना कम होगा वो आइडियल के उतना ही नज़दीक होगा। तो हम कुछ ऐसे फ्लूइड उठाते हैं जिनकी विस्कोसिटी बहुत कम है, ध्यान से सुनना, कुछ ऐसे फ्लूइड उठाते हैं जिनकी विस्कोसिटी बहुत कम है। क्यों? क्योंकि हम विस्कोसिटी के आधार पर इसको डिफाइन कर रहे हैं, क्योंकि मतलब इंटरनल रेजिस्टेंस के आधार पर हम डिफाइन कर रहे हैं। तो जिनकी विस्कोसिटी बहुत कम है वो फ्लूइड को उठाते हैं, उनको हम आइडियल मानते हुए डील करते हैं प्रैक्टिकल पर्पस में। तो कौन कौन से होंगे वो जिनकी विस्कोसिटी बहुत कम है आइडियल फ्लूइड के लिए? वो कौन कौन से होंगे? देखो, जिनकी विस्कोसिटी बहुत कम है वो होगा, देखो, वाटर एंड एयर। भाई दो देखने पड़ेंगे ना, एक तो लिक्विड फेस में और एक गैसियस फेस में। वाटर और एयर प्रैक्टिकल पर्पस में आइडियल फ्लूइड माने जाते हैं, प्रैक्टिकल पर्पस के लिए आइडियल फ्लूइड माने जाते हैं। अब कहा ये तो हुआ आइडियल। दूसरा है हमारे पास रियल। व्हाट इज द रियल? जो फ्लूइड आइडियल नहीं है सब कुछ रियल है, जो आइडियल नहीं है मतलब जहां विस्कोसिटी है वो सब कुछ क्या है? रियल है। तो इसी को हम डिफाइन करते हैं आइडियल फ्लूइड। आइडियल फ्लूइड में सरफेस टेंशन, विस्कोसिटी तथा यह इनकम्प्रेसिबल असंपीड्य होता है। इनकम्प्रेसिबल के ब्रैकेट में आपको क्या लिखना है? बल्क मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी इक्वल टू अनंत। जब फ्लूइड इनकम्प्रेसिबल होगा तो उसका बल्क मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होगा? अनंत। इसको हम प्रूफ करेंगे, आपको याद रखना है। तो हमने क्या कहा? बल्क मॉड्यूलस इनकम्प्रेसिबल है जिसका बल्क मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी कितना होगा? अनंत। एग्जामिनर घुमा के पूछ सकता है कि आइडियल फ्लूइड के लिए बल्क मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी कितना होगा? वो कितना होगा? अनंत होगा, इनफाइनाइट होगा। ठीक है सर। आइडियल फ्लूइड में सरफेस टेंशन नहीं होती है, विस्कोसिटी नहीं होती है और ये इनकम्प्रेसिबल होते हैं। दूसरा क्या है? दूसरा हमने क्या, व्यवहारिक तौर पर ऐसा कोई फ्लूइड नहीं होता है। व्यवहारिक तौर पर मतलब हमारे जो हम पर्पज़ में यूज़, जो रोज़ाना यूज़ में ले रहे हैं, प्रैक्टिकल पर्पज़ के लिए यूज़ में ले रहे हैं, तो ऐसा प्रैक्टिकल सिचुएशन में कोई एग्जिस्ट नहीं करता है। व्यवहारिक तौर पर ऐसा कोई फ्लूइड नहीं होता है। हालांकि फ्लूइड जैसे एयर तथा वाटर की विस्कोसिटी बहुत कम होती है, यही बोला था, फ्लूइड जैसे एयर तथा वाटर की विस्कोसिटी बहुत कम होती है, तो प्रैक्टिकल पर्पज़ के लिए वाटर तथा एयर को आइडियल फ्लूइड माना जाता है। यही हमने बोला, यही हमने समझ रहे थे। आइडियल फ्लूइड कौन होगा? वह फ्लूइड जो रियल फ्लूइड कौन होगा? वास्तविक फ्लूइड। वह फ्लूइड जो आइडियल नहीं है वो क्या है? रियल है। वह फ्लूइड जो आइडियल नहीं है वो क्या है? रियल है। यह हमने देखा है। अब रियल फ्लूइड में हम अनेकों फ्लूइड्स को देखते हैं, न्यूटोनियन फ्लूइड, नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड, बिंगम प्लास्टिक, थिक्सोट्रॉपिक, रियोपैक्टिक, इन सभी को हम देखेंगे। ये सभी रियल फ्लूइड होते हैं। आइडियल फ्लूइड से एक क्वेश्चन आता है, दिस इज द वेरी 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 इंपॉर्टेंट पार्ट। ये क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। एक क्वेश्चन जरूर आता है, एक क्वेश्चन आइडियल फ्लूइड से जरूर आता है। देखो, पहला क्वेश्चन तो ये होता है आइडियल फ्लूइड में सरफेस टेंशन नहीं होता है, बहुत अच्छी बात है, इक्वल टू 0, विस्कोसिटी इक्वल टू 0 और कंप्रेसिबिलिटी 0, मतलब डेंसिटी का चेंज 0 है। अब ये तो हुआ सिंपल क्वेश्चन, मतलब फ्रिक्शनलेस और इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड क्या हो जाएंगे? ये तो क्या हो गया? फ्रिक्शनलेस। तो हम क्या बोल सकते हैं? फ्रिक्शनलेस तथा इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड क्या होते हैं? आइडियल फ्लूइड। ये तो आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर हो गया पहला। दूसरा हो गया, पूछ सकता है सरफेस टेंशन 0, विस्कोसिटी 0, इनकम्प्रेसिबिलिटी 0। इनकम्प्रेसिबिलिटी नहीं है, मतलब वो कंप्रेसिबल है। अब वो घुमा के क्या पूछ सकता है? फॉर द आइडियल फ्लूइड बल्क मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी इज 0। बल्क मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होता है? 0 होता है आइडियल फ्लूइड के। ये हमने इसका इंट्रोडक्शन देखा है, सिंपल देखा है। यहाँ से 2-3 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, उन क्वेश्चंस को हमने बताया। पहला स्टैटिक फ्लूइड से, दूसरा क्वेश्चन उसके बिहेवियर से पूछा जा सकता है कि शेयर फोर्सेस की वैल्यू स्टैटिक फ्लूइड में क्या होती है।
तीसरा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बॉटम लेयर पर फ्लूइड की वेलोसिटी कितनी होगी, 0, मतलब विस्कस फोर्सेस क्या होंगे, ज़्यादा, रेस्टिंग फोर्सेस ज़्यादा होंगे। चौथा क्वेश्चन और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जिसको हम बात करते हैं, दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इज द आइडियल फ्लूइड। आइडियल फ्लूइड क्या होता है और किस तरह से इसको डील किया जाता है, ये हमने देखा है। इस वीडियो में हमने केवल इंट्रोडक्शन को देखा है। नेक्स्ट वीडियो में हम प्रॉपर्टीज़ को देखेंगे, फ्लूइड की प्रॉपर्टीज़ को स्टार्ट करेंगे कि फ्लूइड की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती है, मतलब डेंसिटी क्या होता है, विस्कोसिटी क्या होता है, कंप्रेसिबिलिटी क्या होता है, इन सभी को हम देखेंगे। स्पेसिफिक वेट, स्पेसिफिक वॉल्यूम, वेट डेंसिटी एटसेट्रा। थैंक यू।